हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी तक हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कर लिया था, जिसमें मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आइडिया दिया था और साथ साथ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में गाइज हमने आइडिया आपको दे रखा है। अब गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन्हीं छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट्स को आगे के लेक्चर्स में यूज करेंगे। बहुत सारे जो टर्म्स होंगे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अब गाइज, जब आप मोशन पढ़ते हो तो बेसिकली दो टाइप की मोशन पढ़ते हो, ठीक है। एक, जब मोशन के वजह के बारे में आप कुछ नहीं समझते हो, बस मोशन हो रही है। अब मोशन हो रही है तो उसमें उससे एसोसिएटेड चीजें आप निकाल रहे होते हो। मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करी, पूरब के डायरेक्शन में जा रही है। क्यों जा रही है, डोंट केयर, बस पूरब की डायरेक्शन में जा रही है, पश्चिम के डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां पे अभी 0 पे थी, 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, राइट। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां हो जाएगी। इस तरह के बारे में बात अगर हम करें कि केवल और केवल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसके कॉज के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्यों सर्कुलर पाथ हो रही है, इसके बारे में अगर हम कोई डिस्कशन ना करें, केवल मोशन के बारे में डिस्कशन करें, तो ये जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो अब ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क है। तो काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, ठीक है। कोई कॉज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल के गाइस हम लोग जब पढ़ेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो जरूर सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे कि भाई उसमें काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कब कहां जाने वाली है, काइनेमेटिक्स भी उसकी पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ क्यों सर्कुलर पाथ पर वो घूम रही है, इसके बारे में भी अपन पूरी डिस्कशन करेंगे, मतलब डायनामिक्स वाले पार्ट को भी करेंगे। तो एक छोटी सी चीज होती है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। कॉज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हाँ, 2 डायमेंशन जहां मोशन होगी वहां पे विशेष रूप से थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करेंगे, किसी के पाथ को लेकर के जरूर विशेष रूप से बात करेंगे। क्लियर गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दो छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, बस केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of body या पार्टिकल बोलो, without knowing its cause, right। एंड जब डायनामिक्स होगा तो डायनामिक्स में गाइस हम लोग क्या करेंगे, यस, इसके कॉज के साथ साथ हम लोग मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, विथ इट्स कॉज। क्लियर है। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, दो चीजें हैं। तो अभी हम लोग कौन वाला पार्ट करेंगे गाइस, काइनेमेटिक्स। ये जनरल बात हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी होती है, v = u + at वगैरह पढ़नी होती है, नॉर्मल सिचुएशंस पढ़नी होती है गाइस। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स। और अगर हम कॉज पढ़ने लगे सबके बारे में, स्ट्रेट पाथ के बारे में भी अगर चर्चा करने लगे, क्यों स्ट्रेट पाथ हो रही है, क्यों सर्कुलर पाथ हो रही है, कर्व क्यों हो रही है, अगर ये चीजें उसमें इन्वॉल्व कराना चालू कर दें, तो वो क्या होने वाली है, हम लोग का डायनामिक्स होने वाली है। इसमें फोर्स वगैरह आएंगी, ठीक है, और कब कितनी फोर्स लग रही है, इन सब के बारे में भी चर्चा होने वाली है। तो चलिए गाइज, काइनेमेटिक्स ही एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो काइनेमेटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखा है। पार्टिकल क्या होती है, बॉडी क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और मोशन कितने टाइप का होता है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, इस सब के बारे में गाइज हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट एनी कॉज। तो अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करी जाए,
तो स्टार्टिंग गाइज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको ऑलरेडी पता है, 9th क्लास वगैरह में आपने अच्छे से पढ़ रखा है इन चीज़ों को। तो आज के डेट में गाइज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसी के बिहाफ पे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस पढ़ेंगे तभी चेंज इन डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तभी तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन हम लोग बोलेंगे। तो उसी के बिहाफ पे गाइज हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, स्पीड को डिफाइन करेंगे, और फिर स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लेंगे तो उसके बिहाफ पे हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर के हर चीज़ यहाँ पे इंटरलिंक्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टार्ट आज से हम लोग करते हैं, एंड दिस इज बेसिक कुछ टर्म्स मिलेंगे और उस टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बेसिस पर हम लोग आगे काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नंबरिंग आप ले लो या फिर नहीं भी ले लो, ज़्यादा बेटर है, टॉपिक बस लगाते चलना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग की हेडिंग लगने वाली है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज़ें खास तो है नहीं, डिस्टेंस के बारे में आपको पता ही है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करती है तो उसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, उस एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और जहाँ तक पाथ लेंथ की बात हो रही है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे भी घूम जाओ बस पाथ के लेंथ को मेजर करना होता है। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो आपने पढ़ा है कि किसी भी पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, ए और बी के बीच चलने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पाथ में, उन सारे पाथ्स में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और उसकी एक डायरेक्शन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट वहाँ है, जस्ट टेक इट, ए पॉइंट यहाँ है, चाहे मैं बोर्ड पे आपको बताऊँ, जैसे कोई ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, पाथ तो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल का पाथ तो कुछ भी हो सकता है, राइट, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ तो यहाँ से यहाँ जाने वाली स्ट्रेट पाथ ही होगी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, इससे छोटा पाथ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, बिकॉज ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ होगी, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इसलिए गाइज डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर है, फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, डिस्टेंस इज द actual path length of a moving body from one point to another point, and displacement is the shortest distance between initial and final point. Displacement is a vector and distance is a scalar quantity. तो चलिए distance क्या है? The actual path length of a body, ऑफ ए मूविंग बॉडी बोल देते ज़्यादा बेटर होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज वेरी इजी। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? It is the shortest distance between initial and final point, right? बहुत ही सिंपल है। अब कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग को समझना चाहिए। डिस्टेंस क्या होती है? इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों है? समझ में आ रही है बातें? अब गाइज यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। अगर मैं एक ये 10 मीटर पे चली गई, पाथ एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है, बट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वो 8 मीटर है, राइट, 8 मीटर। सपोज करो कि ये ईस्ट है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि ए पार्टिकल ए से बी पे चली गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? वो 10 मीटर बोलोगे।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे 8 मीटर, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो 8 मीटर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम ए टू बी या टुवार्ड्स ईस्ट, या ड्यू ईस्ट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो डायरेक्शन आपको मेंशन करना होता है डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है गाइस। तो कुल मिलाकर के गाइस जहां डिस्टेंस को मेजर करना है तो कुछ भी खास नहीं है, बस जितने भी पाथ लेंथ से सबको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। और जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है तो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक की जो फाइनल वेक्टर बनेगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो पूरी वेक्टर की कंसेप्ट यहां आने वाली है। अब सारी चीजें जरूर यहां पे नहीं मिलेंगी, बट कम से कम हमें अलग 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 पोजीशंस के अकॉर्डिंग एक नेट पोजीशंस तो निकालना पड़ेगा हमें। जैसे कोई पार्टिकल यहां से वहां गई, वहां से वहां गई, वहां से वहां गई, वहां से वहां गई, अब यहां डिस्प्लेसमेंट तो बनता है ना, अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर वो है, एक वेक्टर वो है, एक वेक्टर ये है, राइट। तो नेट वेक्टर निकालने के लिए नेट इनिशियल से फाइनल तक हमें जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वेक्टर सम के बारे में बात होगी इसमें। तो वेक्टर की जो सम है वो आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है तो पीछे से एक बार चीजों को अच्छे से देख ले, मैंने सारा कुछ अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है गाइस, चलिए पहले आप इस छोटी सी चीज को कॉपी कीजिए और आप लोग बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग और ढेर सारे सवाल करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक छोटा छोटा सवाल पहले करते हैं, ज्यादा फील कराएगा आपको। सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब यहाँ से एक पार्टिकल सबसे पहले ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर और ऊपर गई, फिर ऐसे गई और फिर वापस यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब देख सकते हो पार्टिकल के चलने का पाथ कैसा है। अगर ऊपर 2 मीटर गई या फिर 12 मीटर करता हूँ, अगर ये 10 मीटर आगे बढ़ी, ये 8 मीटर और ये 20 मीटर आगे बढ़ी और ये आपका 20 मीटर नीचे आ गई। ठीक है, जैसे भी आगे। बस अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, फिर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, बहुत इजी। ओरल डिस्टेंस देखो 12 ऊपर चली जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल 10 चली, फिर 8, फिर ये, तो जोड़ते चलते हैं फटाफट। दिस इज 22 एंड 8 30, 20 देखा जाए तो 50 एंड 27 70 सॉरी। सो क्या हो गया गाइस, 10 प्लस, मैं डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं, सो सिंपल जोड़ते चले जाओ, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 20, राइट। तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा, 30 प्लस 40 विच इज 70 मीटर। इज इट क्लियर। एंड डिस्टेंस के जगह पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें सो दिस इज वेरी इजी। अब ए से बी तक डायरेक्ट जाने वाला जो वेक्टर होगा वही हुआ, और ये ए से बी से जाने वाला कोई डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होने वाला है। तो गाइस देखो ध्यान से, ये 10 है ना और ये 20 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 और यहाँ तक की डिस्टेंस ऊपर से दिखाई दे रहा है 20, सो टोटल 30 हो जाएगा। सो 10 प्लस 20 30 मीटर। किसकी तरफ, तो ड्यू कुछ ले लो, यहाँ ईस्ट ले लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। कोई भी एक रेफरेंस होगी ना डायरेक्शन की, ईस्ट होगी तो ईस्ट, वेस्ट होगी तो वेस्ट, कुछ भी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब गाइस ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई पार्टिकल ऐसे चली 4 मीटर, फिर एक पार्टिकल ऐसे चली 3 मीटर, राइट। ए से बी पे चली और बी से सी पे चली, राइट। अगर मैं पूछूं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं और डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो अब बहुत ही आसान है। सोचो 4 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे, तो कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। क्या होगा, 4 प्लस 3 7 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, अगर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पूछ लूं, बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन छोड़ो,
डायरेक्शन अगर निकालना होगा तो हमें देखना पड़ेगा। तो ए से सी तक डायरेक्ट जो वेक्टर बनेगी यही वेक्टर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, और इसकी लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। अगर आप ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, 4 3 तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 का रूट अंडर दिस इज 5 मीटर, सो ये 5 मीटर। अगर पूछे कि नहीं सर हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगल वेंगल चाहिए भाई, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। तो आपके पास ए बी को रेफरेंस लेने का है, ए बी एक रेफरेंस के रूप में काम करेगा, तो आप बोल सकते हो कि ए बी के साथ इतने एंगल पे, अगर ये थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, सो टेन थीटा विल बी 3/4, सो थीटा विल बी 37 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो होगी इसकी वो होगी 4 मीटर, कितने पे, एट एन एंगल 37 डिग्री, किसके साथ, विथ ए बी डायरेक्शन। इज क्लियर? बहुत ही आसान है इस चीज को समझना। लेकिन गाइज अगर इसी टाइप का सवाल अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो कि एक पार्टिकल 3 पे ऐसे गई, 4 पे चली गई, फिर ऐसे चली गई 8 मीटर, फिर ऐसे चली गई, कुछ और ले लेता हूं मैं 6 मीटर, मतलब इस तरह से बहुत सारे डिस्टेंसेस पे वो चली गई इस तरह से परपेंडिकुलरली। अब ऐसा तो नहीं है गाइज कि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसी लाइन में ये मिलेगी, बिल्कुल नहीं, ये अलग लाइन होगी और ये अलग लाइन होगी, बिकॉज ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। तो अभी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ खींच करके उस डिस्टेंस को निकालना इतना आसान तो नहीं है, मतलब बन तो जाएगा नो डाउट, बट डायरेक्ट ज्योमेट्रिकली तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। यहाँ तो बहुत आसान था, बस एक ऐसे ऐसे तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने। बट यहाँ पे अगर हम बोले आपको कि चलो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट बताओ फाइनल, मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस क्या इशू है गाइस, सीधे जोड़ दो तो डिस्टेंस निकल जाती है, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, तो कैसे बनाओगे फिर, ठीक है। अगर इसका रेफरेंस लेना है तो सपोज करो कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। अब एक्स और वाई एक्सिस के हेल्प से आप चीज़ों को बना सकते हो। लेकिन गाइज बड़ा मुश्किल होगा अगर हम यहाँ से यहाँ इसको मिला दें, राइट, ऐसे मिला दें। अब ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज कि ऐसे करेंगे तो 3 और 4 का ये हो जाएगा 5 और 8 और 6 का हो जाएगा 10 और ऐसे मिला देंगे और 5 और 10 हो जाएगा 15। ऐसा नहीं है गाइज, ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इसी पर ऐसे मिल रही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए गाइज बड़ा मुश्किल है कि भाई हम कैसे डिस्टेंस को निकालें, ज्योमेट्रिकली तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन गाइज एट द सेम टाइम आपके दिमाग में वेक्टर वाली कंसेप्ट चल रही होंगी। वेक्टर में मैंने आपको खुद बताया था कि अगर एक वेक्टर इधर एक्ट करे, एक वेक्टर इधर एक्ट करे, ऊपर एक्ट करे, एंगल पे एक्ट कर जाए, तो अगर सारे वेक्टर का हम सम निकाल लें, राइट, तो हमें इनिशियल से लेकर के फाइनल को ज्वाइन करने वाली वेक्टर मिलती है। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारी वेक्टर अगर एक साथ कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, कंटिन्यूअसली एक्ट करने का मतलब जहां पे हेड एंड होता है वहीं से टेल किसी वेक्टर का चालू हो गया, तो ऐसे अगर कंटिन्यूअसली हजारों वेक्टर लग रहे हैं तो सारे वेक्टर की सम क्या होगी, इनिशियल जो वेक्टर की जो टेल है और फाइनल वेक्टर की जो हेड है, दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है, तो वो जो वेक्टर मिलती है वही सारे वेक्टर्स की वेक्टर सम मिलती है। इज इट क्लियर? तो गाइज यहां भी तो कहानी वही है, अगर आप अच्छे से देखो तो यहां भी कहानी वही है। अब बोलोगे सर इस वाले में भी वैसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा गाइज, कुछ भी खास नहीं है। अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपसे पूछा जाता कि चलिए नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप 4 अगर इधर इसको अगर हम x मान लें, इसको अगर हम y मान लें, तो x में दिस इज 4i कैप और y में दिस इज सोचो 3j कैप, हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहानी खत्म। अब इससे बोलोगे सर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या वही आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर विच इज 5। इज इट क्लियर? तो चीजें वही आ रही है। अब चूंकि यहाँ पे आसान था इसलिए हमने डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल मेथड से कर लिया। अब यहाँ पे तो चीजें आसान नहीं है ज्योमेट्रिकल मेथड से करना, तो हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा और वो भी बहुत ही लो लेवल की वेक्टर्स लगानी है यहाँ पे। तो सिंपल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे, डी वेक्टर में लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, या एस वेक्टर भी लिख सकते हो आप। सो एक्स के डायरेक्शन में 3i कैप, ऊपर वाली वेक्टर सबको ऐड करते जाओ क्योंकि सारे वेक्टर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे हैं, देखते चले जाओ कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट लिखते हैं, पार्टिकल ऐसे गई एक वेक्टर 3i, पार्टिकल ऊपर गई एक वेक्टर 4j, फिर ऐसे गई तो 8i, फिर ऊपर गई 6j। सो दिस इज क्वाइट इजी, 8 and 3 11i एंड दिस इज 10j कैप। सो हो गया काम खत्म, राइट। अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो बेहद आसान है, 121 and 100, सो दिस इज 221, इतनी मीटर। क्लियर है गाइस?
अब डायरेक्शन की बात है, कोई पूछेगा कि सर डायरेक्शन भी तो चाहिए हमें, तो x के साथ, चूंकि x के साथ है ना ये, तो नेट जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी x के साथ वो कैसे होगी, मतलब ये x अगर है तो x के साथ कितनी एंगल पर ये होगी। तो ये चीज मैंने आपको बता रखा था कि अगर कोई भी वेक्टर 3i + 4j हो, राइट, जैसे 3i + 4j हो या 4i + 3j हो, तो tan थीटा जब आप लगाते हो ना, तो सामने वाला क्या होता है, हमेशा y वाला होता है, सामने वाला हमेशा y वाला, और डिवाइडेड बाई x वाला। तो अब ध्यान से देखें, तो अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो पहले तो y वाला लिखना पड़ेगा। तो नेट जो वेक्टर मिली है गाइस, ये मिली है, देखो ध्यान से, नेट वेक्टर ये मिली है, और इसमें y वाला कौन है, 10 है, तो 10 और 11, तो थीटा विल भी, इसका चूंकि वैल्यू हमें पता नहीं है तो tan इनवर्स में लिख देंगे 10/11। इतने एंगल पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लग रही है। किसके साथ एंगल लग रही है, ये किसके साथ एंगल लग रही है, x के साथ, मतलब x के साथ tan इनवर्स 10/11 पर हम जाएंगे, ठीक है, और कितनी दूरी पर जाएंगे, यस, √2 to 1 पे जाएंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? तो बहुत ही आसान है, सिंपल वेक्टर के कंसेप्ट को यूज हमने किया है। चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए, और गाइस अभी मैं ढेर सारे सवाल कराते हैं, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल ए से चालू होकर के सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमने लगी, ठीक है, ऐसे, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे गई, और इस पाथ की रेडियस सपोज करो r है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। हमसे पूछा गया कि पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, और ऐसे मुझे लगता है ओवरऑल हो ही गया होगा, कुछ भी खास नहीं है। तो गाइज कुछ भी खास इसलिए नहीं है बिकॉज सेमी सर्कुलर पाथ है, तो हमें पता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ होगी πr, 2πr तो पूरी लेंथ होती है, और ये क्या होगी πr। तो अगर गाइज मैं डिस्टेंस की बात करूं, सो दैट वुड बी πr, और जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है तो ये इनिशियल से फाइनल, एंड दिस इज 2r। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम A to B डायरेक्ट। बहुत ही सिंपल है। अगर यही गाइज ऐसा रहता, अभी भी सर्कुलर पाथ है, अभी भी A से पार्टिकल फाइनल B पे गई है, रेडियस अभी भी है, पाथ तो आपको दिखाई दिया, ये भी रेडियस आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि चलिए भाई आप बताओ पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम सेम, यानी पार्टिकल की डिस्टेंस आप बता दो और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप ट्राई करो। जो भी सवाल गए अब मैं लिख रहा हूँ, सबको वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अब देखो यहाँ पे A से B पे एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है। अब आप बोलोगे सर पूरी हाफ हो गई, राइट, और पूरी हाफ की भी हाफ है ना, देखो ये पूरा हाफ का भी हाफ है ये, राइट। सो बहुत ही सिंपल है, अगर इसका हम डिस्टेंस निकालें, बहुत आसानी से करो, πr ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, πr की भी हाफ है, राइट, सो 3πr/2। सो दिस इज द डिस्टेंस। एंड जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है तो बेहद आसान है, ए से B तक डायरेक्ट हम लोग ये वाली वेक्टर कर लें, और ये r है, ये r है, और ये डेफिनेटली 90 डिग्री है, तो क्या होगा, √r² + r², एंड दिस इज √2r। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगी फ्रॉम A to B। अगर डायरेक्शन है, चाहो तो आप वो A के साथ एंगल भी निकाल सकते हो, और ये r है और ये r है, तो गाइस पक्का ये 45 डिग्री होगी, तो आप बोल सकते हो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, क्लियर है। तो ये चीजें हो गई। अब इसी टाइप का और भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक जनरल सवाल आपसे पूछ दे कोई। सपोज कीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल, इसे डॉटेड में करना चाह रहा हूँ, राइट, एक पार्टिकल A से चली और B तक पहुंच गई, राइट, वो है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, पार्टिकल A से चली और B तक पहुंच गई थीटा एंगल बनाती हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है
और पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है? तो क्या जवाब होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट, दो चीजें आपसे पूछी गई है, क्या जवाब होगा? अब डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है तो आपको इनिशियल से फाइनल तक मिलाना पड़ेगा, और जहां तक डिस्टेंस का बात है तो गाइस ये पूरी की पूरी आर्क निकालनी पड़ेगी, और आर्क तो बेहद आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखने वाली बात है कि थीटा यहाँ रेडियन में है या डिग्रीज में है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइज। थीटा यहाँ डिग्रीज में है या रेडियन में है। सपोज करो कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल 60 डिग्री में दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसा है गाइज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इक्वल्स एल बाई आर, पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स एल बाई आर। अगर सर्कल में कोई थीटा बना रही हो, कोई आर्क अगर थीटा एंगल बना रही हो सेंटर पे, सो उस आर्क लेंथ एल और एंगल थीटा रेडियस आर के बीच एक कनेक्शन होता है, दैट इज थीटा इक्वल्स एल बाई आर। बट गाइज यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये थीटा हमेशा रेडियन में लेते हैं। थीटा किस में लेते हैं? रेडियन में। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स वगैरह में बता रखा है यूनिट और डायमेंशन में थीटा हमेशा रेडियन में लेते हैं। तो गाइज थीटा अगर रेडियन में लेते हैं तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ थीटा 60 डिग्री है तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर होती है पाई बाई 180। हमेशा याद रखें चीज़ों को। तो इस तरह से हो गए ये पाई बाई 3 रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो थीटा के जगह पर हम पाई बाई 3 डाल लें यहाँ, और एल मतलब आर्क लेंथ जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है, और रेडियस आर। सो एल विल बी पाई आर बाई 3, एल विल बी पाई आर बाई 3। अब एक तरीका ऐसा भी है, ओरल भी कर सकते थे। अब सोचो ओरल कैसे करते। अब ऐसे वो सोचते कि सर 360 अगर कवर कर रही है, 360 डिग्री कवर कर रही है तो 2 पाई आर, तो 60 डिग्री कवर करेगी तो कितनी होगी? तो 360 पर 2 पाई आर, तो 1 पे कितना? 2 पाई आर बाई 360। और अगर 60 की बात करें तो आप देख सकते हो 2 पाई आर बाई 360 इंटू 60, ऐसे ही करोगे ना, तो ये 6 से कटेगा और ये 3 से, देखो तब भी क्या आ रहा है? पाई आर बाई 3। अगर ओरल करने का है तो ओरल भी कर सकते हो, कुछ भी खास नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया गाइस डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है तो क्या आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट एक स्ट्रेट पाथ बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, और इस स्ट्रेट पाथ की लेंथ आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, आसान है गाइस, थोड़ा अकल लगाओ तो बन जाएगा। सोचो इस वाले केस में तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई और एंगल होता तो फिर उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ऐसे। अब ये 60 है और ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल साइड ना, इक्वल साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल हो जाए तो कितना कितना हो, और ये 60 है ताकि तीनों एंगल्स 180 हो जाए, तो ऑब्वियसली 60 ही होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये दोनों एंगल मिलके मान लीजिए 2 अल्फा है। सो 2 अल्फा प्लस 60 इक्वल्स 180, 2 अल्फा प्लस 60 इक्वल्स 180, सो 2 अल्फा विल बी 120, सो अल्फा विल बी 60। दिस इज वेरी सिंपल। तो गाइस ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, और ऐसे केस में अगर ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली क्या होगा? आर होगा। ये सब ओरल चीज है, इसमें कुछ भी टाइम पास नहीं करना, इसमें बहुत सिंपल है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? तो कोई भी सवाल हो, बस आप सवाल के आइडिया को समझिए, अच्छे से समझिए, और फिर आप देखिए कि उसकी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब गाइज एक सवाल और करना चाहेंगे, ये सवाल फेमस भी है, पूछा गया है छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। ऐसा है गाइज कि एक व्हील है, व्हील चक्का ऐसे, राइट। तो व्हील के मोशन को ऑब्जर्व करो। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे अगर व्हील मोशन कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, तो व्हील ऐसे मोशन कर रही है, तो सोचो क्या होगा अगर पूरा एक चक्कर वो लगाती है, पूरी एक चक्कर लगाती है। तो अगर मान लो कि टॉप पर पॉइंट अगर कोई ए है, तो एक चक्कर के बाद, या फिर ऐसा करते हैं हाफ चक्कर के बाद, जो टॉप पे उसके टकले पे जो पॉइंट है वो बॉटम पे हो जाता है, और फिर आधी चक्कर के बाद फिर से वो टकले पे पहुंच जाता है। समझ रहे हो? तो उस दरमियान इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर होती है? 2 पाई आर। कितनी कवर होती है? 2 पाई आर, क्योंकि उसकी पेरीफेरी कितनी की है? 2 पाई आर की। तो अगर वो पेरीफेरी 2 पाई आर की है और कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, तो पूरा एक चक्कर करने का मतलब अपने इसके बराबर वो डिस्टेंस कवर कर ली, इसके बराबर डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर ली। तो सवाल इसी के बेसिस पे है। एक कोई व्हील है और इस तरह से
व्हील है राइट, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है बॉटम पर, ठीक है, बॉटम पर इस पे पॉइंट है ए। तो पूछा ये गया, इसकी रेडियस वगैरह गिवन है, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, चलो ये सवाल अभी प्रैक्टिस के लिए है। एक व्हील है, इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पॉइंट ए है और हाफ रिवॉल्यूशन हुआ तो ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन देता हूं 4। नन एक कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, हो सकता है कोई भी ऑप्शन ना हो इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए गाइस, पहले तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कॉपी कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप करके रखिए। मैं जस्ट इसके बाद सॉल्यूशन देता हूँ, पहले आप इस सवाल को कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और उस सवाल जो सवाल मैंने आपको दिया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हील वाली सवाल ऐसा ही था ना, एक व्हील था यहाँ पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ए था और आपसे पूछा गया था कि हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट क्या है। सोचिए गाइज, हाफ डिस्प्लेसमेंट के बाद ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगी? जस्ट ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाफ डिस्प्लेसमेंट के बाद कहां पहुंच जाएगी? जस्ट ऊपर। फुल डिस्प्लेसमेंट के बाद जस्ट नीचे। अब सोचिए, अगर डिस्प्लेसमेंट मैं पूछूं आपसे, ये नई पॉइंट ए डैश हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां होगी या यहां से यहां होगी? ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, राइट, ये डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सोचिए, यहां से यहां डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा हमें अकल लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसको यहां से मिला देता हूं, ये पूरी 2r हो जाएगी, राइट, पूरी 2r हो जाएगी। और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी पाई r। क्लियर है गाइस? ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी है? पाई r। हाफ रिवॉल्यूशन में पाई r डिस्टेंस जमीन पे, फिर और हाफ हो जाए तो 2 पाई r। इज इट क्लियर? तो बेहद आसान है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहां a से a डैश है, सो दिस इज वेरी इजी, एंड पाई r होल स्क्वायर एंड 2r होल स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ भी है 4r स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन रूट से कर लें, सो रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज r। होपफुली आप देख लिए होंगे आंसर इसका जो भी हो, मैंने ऑप्शन दे रखा था। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है। अब गाइज, कभी कभी सवाल और भी अलग अलग टाइप से किया जाएगा। जैसे कोई एक क्यूबिकल कोई रूम दे देगा और बोलेगा कि भाई कोई क्यूबिकल रूम है, उसके एक कॉर्नर पर होल हमने कर दिया, एक मक्खी वहां से घुसी, ठीक है, या मच्छर कोई घुसा, और फिर वो मच्छर घूमते 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 किसी अदर एंड पे पहुंच गया। ठीक है, किसी अदर एंड पे पहुंच गया। अब अदर एंड कहाँ है? मतलब अदर कॉर्नर से पहुंच गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई। मतलब इधर उधर खूब घूमा, नो डाउट, बट अल्टीमेटली किसी अदर कॉर्नर पे, मतलब डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे वो निकल गया। तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। इनिशियल होल और फाइनल होल, मतलब जो डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट होल है, वहां पे क्या करेंगे? हम होल करेंगे, और फिर यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, एंड दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर गाइज? ये उसकी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। कभी कभी सवाल आपको कोऑर्डिनेट में भी होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है कोई, इस तरह से लिख देता हूं, ए पार्टिकल initially situated at
3 4 -3, ठीक है, moves at another point and इसको A कर लेता हूँ और B इसको कर लेता हूँ 0 -4 6 in 10 minutes. Find its displacement. पाथ कैसी है मेंशन नहीं है। जब पाथ ही कैसी है मेंशन नहीं है तो डिस्टेंस यहाँ मेजर नहीं किया जा सकता गाइज, क्योंकि पाथ लेंथ हमें चाहिए होगा और पाथ के बारे में कोई मेंशन नहीं है। अब कैसे भी घूम के गई होगी, ए से बी पे पहुंच गई होगी, हम डिस्प्लेसमेंट जरूर निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे करें गाइज? एक पॉइंट इनिशियली देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट में दे रखा है 3 4 -3 और एक पॉइंट बी है 0, -4, 6। तो हमें ए से बी पे डायरेक्ट क्या करनी है? डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और गाइज हम चाहें तो ज़्यादा प्रॉपर वे में वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दे तो ज़्यादा बेटर है। आपको पता है इस तरह के वेक्टर निकालने के लिए बाद वाले में से पहले के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं और आई कैप, फिर -4 में -4, ठीक है, तो -4 एंड दिस इज जे कैप, प्लस कर लेते हैं बीच में, और 6 -3 यानी +3 के कैप। तो इस तरह से -3 आई कैप -8 जे कैप +9 के कैप, राइट। तो इस तरह से आप ए वी वेक्टर निकाल सकते हैं। अब ए वी वेक्टर निकल गया तो ए वी वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो √9 + 81, वहाँ वाला 81, तो दिस इज 64, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ लो तो आप देख सकते हो 70 यहाँ पे आ जाएगा, 90 एंड दिस, सही है गाइस? बिल्कुल। सो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और ये हो गई गाइस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब गाइज इसकी डायरेक्शन किधर है? कभी कभी पूछता ना कि इसकी डायरेक्शन किधर है, तो गाइज ये बोदर नहीं करना है। सोचो अगर कोई वेक्टर है xi + yj + zk, क्या इसके डायरेक्शन को निकालना इशू है क्या? x के साथ हम उसके एंगल को बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन याद करो। x के साथ हम उसके एंगल बता सकते हैं, y के साथ एंगल बता सकते हैं और z के साथ एंगल बता सकते हैं। तो हम कभी भी उसके पोजीशंस को बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने एंगल पे है, ठीक है, अगर पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने एंगल पर है x के साथ, तो डायरेक्ट हम लोग cos अल्फा लगाएंगे, याद होगा cos अल्फा। और cos अल्फा क्या होगी याद करें, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है -3 डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड। cos अल्फा तो ये होता है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इज इट क्लियर? अगर आपको ये चीजें याद नहीं हो रही है तो आप वेक्टर वाले लेक्चर में इसको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी xi, yj और zk के रूप में कोई वेक्टर मिल गई तो उसका डायरेक्शन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं विद x, विद y, विद z। डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, cos अल्फा के टर्म में, cos बीटा के टर्म में और cos गामा के टर्म में। इज इट क्लियर गाइस? तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब गाइज एक बात और समझते हैं, छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चंस तो आप करते रहेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग समझ लें। कहीं भी हो गाइज तो डेफिनेशन में ही ये बात क्लियर है कि डिस्टेंस से छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? ये तो डेफिनेशन में ही इंक्लूड है बात। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है कि भाई डिस्टेंस उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब इसी पाथ को ले लो भाई, ए से बी पे जाने वाला करोड़ों पाथ हो सकता है। करोड़ों पाथ क्यों हो सकता है देख सकते हो, करोड़ों पाथ हो सकता है, ठीक है। अब इन सारे पाथ में सबसे छोटा पाथ तो यही है ना। तो मेरे कहने का मतलब जो भी डिस्टेंस वाली जो है, जो भी पाथ लेंथ है, वो कहीं ना कहीं बड़ी है इस ए बी से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे भी चले, तो ऐसे केस में इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी बात है ये गाइस,
कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, ए से बी पर अगर सीधे स्ट्रेट पाथ पर चली तो वो शॉर्टेस्ट पाथ पर खुद चल रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के। बट अगर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चल रही है बट पहुंच रही है बी पे, तो ऐसे केस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। तो बहुत ही आसान है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अब गाइज ये डिस्प्लेसमेंट समझने की बात है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात और है इसके मैग्नीट्यूड की, दरअसल हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर को कंपेयर डिस्टेंस से नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि एक स्केलर है और एक वेक्टर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड करनी पड़ेगी, तब वो स्केलर क्वांटिटी टाइप की बनेगी। सो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। इज इट क्लियर? अब गाइज इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आप इसको एक ही क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बचेगा ना, और ऐसे भी बड़ी चीज में से छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो एक से बड़ी ही होगी। क्लियर? अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। एक्चुअली ये पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ का मतलब हमेशा वो कोई पार्टिकल आगे जाए और वापस बैक आ जाए, तो आगे गया तो पॉजिटिव और पीछे गया तो निगेटिव। पाथ लेंथ नो गाइज, आगे भी गया अगर 10 तो 10, पीछे भी आया 10, हम केवल उसके लेंथ को ऐड करते हैं, तो 10 10 20, राइट। हाँ, वेक्टर में कोई बोले कि सर 10 आगे गया और 10 पीछे आ गया, तो जहां गया वापस वहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट वही है, और चूंकि दोनों एक ही जगह पर है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उनके बीच, ठीक है। तो ए और ए सेम सेम। तो गाइस डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस कभी घटती नहीं है पार्टिकल की, कभी भी पार्टिकल चल रही है डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा। हाँ, फिक्स्ड रह सकता है, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल चलने लगी और जाके कहीं पे रुक गई, तो अब उसकी डिस्टेंस फिक्स्ड हो गई, ठीक है। समय बीतते जा रहा है, पार्टिकल रुकी हुई है। लेकिन अगर मैं मूविंग पार्टिकल की बात करूं तो वो ना तो फिक्स्ड हो सकती है, अगर मूव कर रही है पार्टिकल तो डिस्टेंस कभी फिक्स्ड हो ही नहीं सकती। चाहे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगे तो लगातार डिस्टेंस उसका बढ़ते जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े पीछे बढ़े, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट may be 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थोड़ा ये कंफ्यूजन होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है। 0 तो समझ में आ गया, कोई पार्टिकल दिन भर घूमे और वापस आकर वहीं पे पहुंच जाए तो उसके डिस्प्लेसमेंट 0। पॉजिटिव तो आपने देखा ही है, अगर यहाँ से आगे गई ये डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर पॉजिटिव साइन में भी हो सकती है, नेगेटिव साइन में भी हो सकती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और 1 2 3 राइट, ऐसे एक पार्टिकल ऐसे चली और यहाँ पहुँच गई, यहाँ इसी पाथ पर है। मैं पाथ को थोड़ा नीचे बनाया हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अगर मैं पूछूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, क्या जवाब होगा आपका? बोलोगे सर 3 गई, 3 पीछे आ गई, 3 3 6 और 1 पीछे चली गई, तो 6 1 7 पॉजिटिव। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या जवाब दोगे? 3 गई और 3 वापस आ गई, जहां गई वापस वहीं आ गई 0, और पीछे खसक गई, पीछे 1 यूनिट, -1 यूनिट, तो माइनस का मतलब माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो गाइज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, में इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज का सिंबल जनरली हम लोग ऐसे देते हैं और इंक्रीज का सिंबल ऐसे देते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग वर्ड के लिए भी हम लोग, मतलब इस सिंबल का मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीज जो भी हो हम लोग दे देते हैं ताकि हम लोग का समय बच जाए बस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है
और कैसे डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कैसे घट नहीं सकता है अगर कोई पार्टिकल चल रही है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। अब गाइस एक बात और है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में बी मल्टी वैल्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? किसी दिए हुए डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब एक पार्टिकल ए से बी पे पहुंच गई, फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी मल्टी वैल्यूड, मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कई एक हो सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, पाथ कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही हो, वो इस पाथ पे भी जाके बी पे पहुंच सकती है, हजारों करोड़ों पाथ हो सकती है जो ए से बी पे जाकर वो पार्टिकल पहुंच सकती है। तो उसके बेसिस पर गाइज, उसके बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो रही है। तो क्या गाइज मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो चलिए गाइज इन चीज़ों को कॉपी कर लीजिए गाइज।